फजल रहमान और शहबाज शरीफ की वो मुलाकात हो गई जिस मुलाकात का काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा था और अब मुस्लिम लीग नून ने और शहबाज शरीफ ने अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान मौलाना फजल रहमान को दिला दिया है। दोनों की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उस गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि 31 अक्टूबर को मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे और भरपूर तरीके से नून लीग के कारकुनान और रहनुमा उस मार्च में मौजूद होंगे। लेकिन एक इस मुलाकात से मुतालिक अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। उस अंदरूनी कहानी में क्या सवालात शहबाज शरीफ की जानिब से किए गए मौलाना फजल रहमान से और मौलाना फजल रहमान ने उनके क्या जवाब दिए, इस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। कि ये बार बार कहा जाता है कि हमें ये मईशत ख़राब मिली, बहुत ही अच्छी सेहतमंद हालत थी मईशत की जब PTI की हुकूमत आई। आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक नए शफाफ इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत आई, जिसकी भी हुकूमत हुई, अल्लाह ने हमें सबको मौका दिया। तो मैं ये कौम से वादा करता हूँ कि इसी तबाहकुन मईशत को इंशाअल्लाह 6 महीनों में उनको अपने पाँव पे खड़ा करेंगे और बेरोज़गारी और इस मुल्क में गुर्बत और इस मुल्क में बीमारी का खात्मे के लिए शबाना रोज़ शहबाज शरीफ साहब ने दावा कर दिया है कि 6 माह में वो इस मईशत को इस्तेहकाम के अंदर ले आएंगे, मुस्तहकम कर देंगे। और जब इस हुकूमत को मईशत मिली थी तो वो बिल्कुल दुरुस्त पोजीशन में थी और दुरुस्त सिमत में जा रही थी और सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब नहीं थी। और साथ ही साथ उन्होंने मौलाना फजल रहमान की मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान भी बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया। और फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। हतमी तौर पर 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल होने का फ़ैसला किया है ताकि करीब के काफ़िले और दूर के काफ़िले एक ही काफ़िला बनकर दाखिल हों। तमाम सियासी जमातों ने हमें उसमें मुकम्मल सपोर्ट देने का जो अज़्म ज़ाहिर किया है, हम उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो मौलाना फजल रहमान तमाम सियासी जमातों का अपोजिशन की शुक्रिया अदा कर रहे थे कि तमाम सियासी जमातों ने अब उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो अंदरूनी मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब की, उसमें शहबाज शरीफ ने कुछ चुपते हुए सवालात मौलाना फजल रहमान से पूछे और उनके जवाबात मौलाना साहब देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। गोल मोल उनकी जानिब से जवाब दिए गए। शहबाज शरीफ की जानिब से पूछा गया कि एक दिन के जलसे के बाद क्या होगा, तो मौलाना फजल रहमान ने जवाब में कहा कि इस्लामाबाद पहुंचकर हालात के मुताबिक ही फैसला करेंगे और हुकूमती वज़रा से भी वज़ीर आज़म की इस्तीफे की बात करेंगे। तो कोई वाज़े जवाब मौलाना फजल रहमान के पास शहबाज शरीफ के जवाब का नहीं था। कुछ और सवाल भी शहबाज शरीफ की जानिब से पूछे गए कि क्या आपको लगता है कि वज़रा वज़ीर आज़म के इस्तीफे की बात मान लेंगे, जिसका मौलाना के पास कोई वाज़े जवाब नहीं था। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने पूछा कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम अक्टूबर के आखिर में मुलाकात के लिए आई तो क्या करेंगे, कहीं आपका प्रोग्राम तब्दील तो नहीं हो जाएगा। इसका भी कोई वाज़े जवाब मौलाना फजल रहमान ने नहीं दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुमकिन गिरफ्तारी पर असफंदियार वली को लीडर कैसे मुकर्रर कर दिया गया और इस सिलसिले में अपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। तो नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ साहब ने ये तमाम सवालात मौलाना फजल रहमान के सामने रखे, लेकिन इनका कोई वाज़े जवाब नून लीग को नहीं मिल सका। इसी पूरी सूरत-ए-हाल पर बात करते हैं। 27 तारीख को अब मौलाना फजल रहमान तो निकल रहे हैं आज़ादी मार्च के लिए, लेकिन शहबाज शरीफ 31 मार्च को उनका इस्तकबाल करेंगे और उसमें शामिल होंगे। तो क्या अब धरना होगा या ये मार्च ही तक ही महदूद रहेगा? क्या ये एक्टिविटी सिर्फ 1-2 दिन तक महदूद रह जाएगी? अपने मेहमानों से इस सिलसिले में बात करेंगे। मोहम्मद याकूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर इकनॉमिक अफेयर्स हैं। इसके अलावा सिद्दीक फारूक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। तो याकूब शेख साहब, आज की इस मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद अब हुकूमत क्या सोच रही है? नून लीग के बारे में पहले कन्फ्यूजन थी, होगी नहीं होगी, किस हद तक होगी, अब तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया कि मौलाना की मुकम्मल हिमायत वो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, पहले तो एजेंडा मालूम नहीं हो पा रहा था। मौलाना साहब ख़ुद भी कन्फ्यूज़ थे, उनके वर्कर भी कन्फ्यूज़ थे और मदारस के तलबा तो एक उस सूरत में आ रहे हैं कि सिर्फ़ लीडर के हुक्म पर आ रहे हैं और वही जो मदारस के तलबा हैं उसी का एक इन्होंने ये जलसे बनाने हैं। और जो एक इनका प्रोग्राम था उसके बारे में मौलाना साहब ख़ुद भी कन्फ्यूज़ थे कि हम ये धरना करने किस लिए जा रहे हैं। और हम भी ये समझने से कासिर थे कि आखिर ये जो आज़ादी मार्च है, जिसका नाम का पहले धरना था, फिर उसके बाद उन्होंने आज़ादी मार्च नाम दे दिया, तो आज़ादी किस बात की है और किस वजह से है वो अभी तक कन्फ्यूज़ हैं और हमें भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन आज की इस मुलाकात के बाद तो समझ आ गई है और मेरे ख्याल में आवाम भी इसको बहुत क्लियरली समझ चुके हैं कि देखिए आज़ादी मार्च जो होनी थी वो आ गई हुई है, आज उसका एजेंडा आ गया हुआ है।
शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद ये पता चल गया है कि आज़ादी उन लोगों के लिए जो इस वक्त हिसार हैं, जो इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं, करप्शन के केसेस हैं, एक नहीं दहाइयों के हिसाब से उनके पास करप्शन के केसेस हैं, उनको छुड़ाने के लिए जो लूटा हुआ माल है, जो पाकिस्तान से जो बाहर भेजा गया और जो अरबों रुपए आवाम के लूटे गए, उसको उनको छुड़ाने के लिए कि उनके लिए रास्ता निकाला जाए। तो आज तो एजेंडा सामने आ गया। मौलाना साहब किसकी हिमायत में कर रहे हैं? मौलाना साहब का अगर कोई मिशन है तो वो आके बताएं। हमने तो देखें कमेटी कायम की है मौलाना साहब से बात करने के लिए, और जिसके जो रहनुमा हैं वो परवेज़ खटक साहब हैं और बड़े सीजनड पॉलिटिशियन हैं, और उन्होंने उनसे बात की और उनसे ये करने की कोशिश की कि आए हमारे साथ बैठें, आप अपना एजेंडा बताएं। आपके जो मसाइल हैं, जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनके ऊपर आप ये आज़ादी मार्च करना चाह रहे हैं, आएँ। आखिर हर मसला बात करने से हल होता है। आप हमारे साथ बैठे। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आज की इस मीटिंग के बाद जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई है, ये क्लियर हो गया है कि वो उन चोरों, डकैतों, लुटेरों को बचाना चाह रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डाके डाले। और आज की मीटिंग ये उसी का नतीजा थी। अरबाब साहब नहीं, याकूब शेख साहब, अब मुज़ाकराती कमेटी जो हुकूमत की जानिब से बनाई गई वो तो अभी 2 रोज़ पहले बनाई गई है। मौलाना ने तो 15 रोज़ पहले इस धरने का ऐलान कर दिया था, इस आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया था। तो ये 15 रोज़ हुकूमत क्या करती रही? वज़ीर आज़म तो खुद ये कह चुके हैं कि मौलाना के मार्च को, मौलाना के बातों को हम सीरियस नहीं ले रहे, आप भी सीरियस नहीं लें। तो क्या आप लोग भी सीरियस नहीं ले रहे थे जब तक वो डंडा बरदार फोर्स नहीं देखी थी, वो यूनिफॉर्म फोर्स आपने नहीं देखी थी? उसके बाद फिर आपने सोचा कि अब मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाए, मौलाना को रोका जाए, क्योंकि हालात कुछ ख़राब भी हो सकते हैं। डंडे से डरने वाला कोई नहीं है। देखिए, डरता है इंसान एजेंडा से। एजेंडा जब कभी होता है, कोई वजह होती है, तो आवाम निकलती है सड़कों के ऊपर, आवाम धरने में शामिल होती है, आवाम आज़ादी मार्च में भी आपकी शामिल होती है। आपके पास तो एजेंडा है ही नहीं। जब एजेंडा ही नहीं है तो हमें तो, अगर आप डंडा दिखा के आप डराना चाह रहे हैं तो हुकूमत डरने वाली तो हरगिज़ नहीं है। हम इस डंडे की ये जो फोर्स इन्होंने दिखाई है, बनाई है, पहले ये एक अपने तौर पर एक अजूबा पाकिस्तान में हमने तो पहली दफ़ा देखा है। खुद ही वज़ीर आज़म बने हुए, खुद ही सदर बने हुए, खुद ही वज़ीर ख़ारजा बने हुए, और हमें समझ नहीं आती कि वो सलामी भी पेश की जा रही है। ये भी कौन सी रियासत में? मैं तो देख के हैरान हो गया। ये चीज़ें पाकिस्तान में ऐसे मौके के ऊपर जब देखें पाकिस्तान मईशत की जंग लड़ रहा है, और ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी के बाद हम इस तकलीफ़ और इस एक आजमाइश से निकल के आए हैं, और फैटफ की उस गिरफ्त से हम आज़ाद होने वाले हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मजहबी तंजीमों के ऊपर हमारे ऊपर सवाल हैं। हमने 44 में से 36 सवालों के जवाब दे दिए, और उसके बाद बाकी सवाल रहते ही यही हैं कि आप ये बताएं कि आपके यहाँ कोई तंजीमें ऐसी तो नहीं है जो कल को, जैसे अब आप देखिए कि ये एक जो फोर्स सामने आई है, तो ये मजहबी फोर्स है, और इसको बाहर में प्रोजेक्शन इंडिया जिस तरीके से कर रहा है, आप खुद उसके ऊपर आप समझ सकते हैं कि ये एजेंडा क्या है। इंडिया में जो RSS है, जिसका जो मंशूर था वो यही था कि डंडा बरदार थे वो पहले, और फिर उसके बाद उन्होंने उसकी फाइलिंग शुरू कर दी, फिर उसके बाद कमांडो की सूरत में सामने आ गए। आज आप देखें गली गली में मुसलमानों को मार रहे हैं, और दहशत गर्दी का जो बाजार गर्म कर रखा है, एनेक्स कर लिया आपके कश्मीर को। कश्मीर में जो तबाही और बर्बादी उन्होंने एक बर्पा कर रखी हुई है। ये सारी ये जो दहशत गर्दी है, ये इंतहा पसंदी, ये उसी, अगर आप उसी को फॉलो करें तो हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना चाह रहे हैं। भाई यहाँ आप एक पुलिस है, यहाँ पे एक फौज है, एक निज़ाम मौजूद है यहाँ पे। ये इन फोर्सेस की कोई यहाँ पे हैसियत नहीं है, ना इनको इनको आवाम की पजीराई है इस किस्म की जो हालात पैदा कर रहे हैं। ठीक है, चलें आपकी तरफ वापस भी आते हैं। याकूब शेख साहब, सिद्दीक अल फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीक साहब, अब शहबाज शरीफ साहब ने हिमायत का ऐलान तो बाकायदा कर दिया, 31 तारीख को मौलाना के मार्च में आप शामिल भी हो जाएंगे, लेकिन ये मार्च 1 रोज़ का होगा, 2 रोज़ का होगा? जब मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब ने पूछा है तो अभी भी मौलाना साहब ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया है। तो अब आप और आपकी जमात मुतमईन है पूरी तरह कि आपको सब कुछ पता है जो मौलाना को भी पता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गुफ्तगू हुई और याकूब शेख साहब ने काफ़ी बातें की हैं, उन पर भी मैं बात करूँगा। जब शमूलियत का ऐलान कर दिया है तो ये बात तो मुझे अपनी पार्टी का पता था। मैं तो आज से 4 हफ्ते पहले ये बता चुका था कि हम बिल्कुल इंशाअल्लाह मार्च में भी शामिल होंगे और बिल्कुल साथ होंगे। और उसकी वजह है, ये हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी एजेंडा कोई नहीं है। एजेंडा तो बहुत वाज़ेह है। जब हमारे मुल्क में वज़ारत उज़्मा की सीट पर बिठाया गया आदमी अमेरिका में बैठ के ये कहे कि अल-कायदा को तरबियत हमारी फ़ौज ने और एजेंसियों ने दी है, तो उससे ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क और कौन हो सकता है? ये तो हमारी इस मुल्क की सलामती ख़तरे में डाल दी है इमरान खान ने। इसलिए इससे निजात बहुत ज़रूरी है।
پھر اس کے ساتھ بہت بڑی بات ہوتی ہے معیشت، جس کا شیخ صاحب نے بالواسطہ ذکر کیا کہ جی معیشت کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. بھائی معیشت 5.8 GDP آپ کو دی. آپ کے اسد عمر کے مطابق جو انہوں نے مانا $18 بلین آپ کو زر مبادلہ کے ذخائر دیے، آپ کو 12,000 میگا واٹ بجلی دی، آپ کو انفلیشن 4% تک کم کر کے دی، آپ کو بینکوں کا ریٹ 5.75 ہم نے دیا. آپ نے کہاں تک پہنچا دیا اس کو؟ تو یہ آپ کی حکومت کی، آپ کی پوری ٹیم کی ناری، اور آپ نے مانی. پہلے 5 مہینے کے بعد آپ نے ان سب کو پاس کر دیا، اور 2 مہینے کے بعد ٹیم تبدیل کر کے IMF کی ٹیم آپ لے آئے. تو آپ نے یہ کام آپ نے مانے ہیں. پھر آ گئی کرپشن کی بات. تو آپ کے لیڈر جو ہیں عمران خان صاحب، وہ خود کرپٹ ہیں. کالا دھن انہوں نے خود 2002 میں سفید کرایا، یعنی کسی کی ضرورت نہیں ہے ثبوت کی. خود انہوں نے 2002 پرویز مشرف کی اسکیم میں اپنا کالا دھن سفید کرایا. پھر جب معاملہ چلا تو کہا ہاں میری آف شور کمپنیاں بھی ہیں. اور اس سے پہلے کیا کہا؟ آف شور کمپنیوں میں جن لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے وہ کالا پیسہ، چوری کا پیسہ ہوتا ہے. تو پھر آپ کا چوری کا پیسہ ہے. پھر تیسری بات کرپشن کی. پھر آپ کے گھر کی، آپ کے شوکت خانم کی ڈائریکٹر، کیونکہ آپ کے خاندان کا یہ ادارہ ہے نا، وہ دبئی میں 3 ارب سے زیادہ کی پراپرٹیز جو کالی جائیداد ہے اس کو سفید 2017 میں کراتی ہیں. تو کالا دھن آپ کے گھر میں ہے. پھر ان کو جرمانہ مزید نکلتا ہے کالا دھن. تو پھر فیور کرتے ہوئے جانے والے چیف جسٹس نے 3.5 کروڑ روپے جرمانہ، ورنہ وہ جیل میں جاتی. یہ آپ کا گھر ہے، سارے کا سارا کرپٹ. پھر آپ کرپشن کی بات کرتے ہو. پھر چلے جائیں آپ KPK میں، جہاں سے ماشاءاللہ میرے دوست جو ہیں وہ یعقوب شیخ صاحب بھی ہیں. وہاں آپ کی میٹرو جو ہے، جسے آپ BRT بھی کہتے ہیں، اس میں کرپشن ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بتا دی ہے. سارے جتنے انوالو تھے اس میں آپ کے سابق چیف اپنا منسٹر سمیت، یہ سارا چوروں کا، اگر آپ چور میں نہیں کہنا چاہتا لیکن چونکہ آپ استعمال کرتے ہیں، سارا چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے. آپ نے ان کا کیا کیا؟ عمران خان جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر کالا گھر ہے، کالا گھر. پھر اس کے ساتھ آپ ہیلی کاپٹر کا کیس ہے، یہ عمران خان پر ہے. جو BRT کی آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے اگر اس کی کرپشن پر وہاں کے لوگوں کو اعتراض ہوتا تو دوسری بار تو ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں PTI کی گورنمنٹ نہیں آتی. میں آپ کے پاس واپس بھی آتا ہوں. ایک سوال کا جواب سن لیں حارث صاحب، اس سوال کا جواب سن لیں کہ جی اگر وہاں کا اعتراض ہوتا تو وہاں لوگ، یہ ان سے چھپائی گئی ہے. اس لیے کہ جو ادارہ بنایا انہوں نے وعدہ کر کے کہ میں KPK میں 100 دنوں میں سارے مگرمچھ، 90 دن میں، بلکہ پھر کہا 9 دن میں پکڑ لوں گا. اس نے جب اشارہ کیا ان کے چیف منسٹر کی طرف، وہ ادارہ ہی توڑ دیا. بھائی 1 ارب روپیہ قوم کا جو ہے وہ بنانے میں 98.5 کروڑ خرچ کیے، ادارہ ختم کر دیا، اس کے چیئرمین کو ہٹا دیا. اب بات کریں تو کرپشن تو ان کی نس میں ہے بھائی. اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. حارث نواز صاحب، یہ جو صورتحال ابھی صدیق الفاروق صاحب نے بیان کی ہے، اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی جانب سے ان عوامی ایشوز پر یہ ایکشن لے کے مارچ کیا جا رہا ہوتا تو ظاہر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا کہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس آزادی مارچ کا، اس لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، اور ان جماعتوں کو اب ساتھ میں نکلنا پڑ رہا ہے. ظاہر نون لیگ کا ایک جو ڈویژن، ایک اختلاف رائے سامنے آ رہا تھا، وہ آج ختم تو ہو گیا ہے، لیکن سوالات تو اس بارے میں بھی جنم لیتے ہی ہیں. کیا اس وقت آپ کو صورتحال کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ آگے اس مارچ کا فائدہ مولانا فضل الرحمان کو ہونا ہے، نون لیگ کو ہونا ہے، پیپلز پارٹی کو ہونا ہے؟ کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ پاکستان نے جو پچھلے 6-7 سال میں ملک سے دہشت گردی ختم کی، انتہا پسندی ختم کی، پاکستان کو شو کیا کہ پاکستان ایک مضبوط جمہوریت کے ہاتھ میں ہے، اور پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس بہت سیف ہیں، ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول بہت سٹرونگ ہے، نتھنگ کین ہیپن. لیکن جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان اس وقت ریلیجس کارڈ کو کھیل رہے ہیں، مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو کھیل رہے ہیں، یہی باہر کے ملکوں کی، امریکہ کی، یورپین کنٹریز کی یہی اپریہنشن تھی کہ یہ بہت بڑے خطرناک فورس ہے جو اگر خدا نخواستہ کبھی اسلام آباد کا رخ کر لے تو آپ کے نیوکلیئر ایسٹس آلسو فال انٹو ہینڈز آف ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس. یہ سب سے بڑا نقصان اس وقت یہ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ان کے اوپر ٹریزن کا چارج لگنا چاہیے، ان کو اریسٹ کرنا چاہیے، اور ان کو ایک عبرت کا نشان بنانا چاہیے. اس لیے کہ اس وقت دیکھیں، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور PMLN، کیونکہ ان کی اپنی پرابلمز ہیں، ان کے لیڈرز کرپشن میں انوالو ہیں، اب ان کی ایک کمپلشن ہے کہ ان کو سپورٹ کریں. اس کے ساتھ وہ خود بھی ان کو کر کے اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. جو ان کا ساتھ دے گا وہ کل کو
ریلیس ایلیمنٹ کے ساتھ نیکس ہوگا، شو کرے گا جی کہ یہ ان کے سپورٹ کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔